क्या आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। तो राम राम मेरे प्यारे युवानों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। देश का प्रधानमंत्री कौन है जानते? मोदी जी। मोदी जी। जी किसने बताया? आपने देखा सुना टीवी में या किसी मम्मी पापा ने बताया? और राहुल गांधी को जानते हैं? गधा। देख लो चमचे, बस तुम्ही को छोड़ के देश का बच्चा बच्चा भी जानता है कि राहुल गांधी कौन है। किस आधार पर वोट करते हो? खाली एक इंसान के लिए वोट करना है या वो इंसान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? एक्चुअली मैं मेरे पापा ने बोला है, मैं इसीलिए मोदी जी को वोट करूंगी। बहन को तो उसके पापा ने सही रास्ता दिखा दिया, लेकिन भटके हुए चमचों को सही राह पर कौन लाएगा? प्राची निगम ने यूपी बोर्ड की 10th की परीक्षा में टॉप किया, बट उसके बावजूद भी बहुत से लोग उसे ट्रोल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और वो भी ट्रोल किस चीज पर कर रहे हैं? उसके फेस पर, जो कि उसके हाथ पर नहीं है। आप कमेंट देखकर समझ ही गए होंगे। आज सोशल मीडिया के जमाने में कुछ लोगों को इतनी ज्यादा छूट मिल चुकी है, वो दिमागी रूप से मानसिक पैदल हो चुके हैं। एक 10th पास बच्ची के लिए ये लोग अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं, और जो उन्होंने कमेंट की उस कमेंट को भी न जाने कितने लोगों ने लाइक कर रखा है। और इस सब में गलती इन लोगों की भी नहीं है, शायद इनके परिवार वालों ने इन्हें कुछ ऐसे ही संस्कार दिए होंगे। जो भी इस तरह की वाहियात कमेंट कर रहे हैं, लोगों से बस यही कहना कि यार तुमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई मेहनत कर ली होती तो आज तुम टॉपर तो नहीं, सेकंड टॉपर तो बन ही जाते। और ये काफी शर्म की बात है कि आज शिक्षा का स्तर तो ऊपर होता जा रहा है, बट मानसिकता का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। लौट कर न जाऊंगा खाली। ये रविंद्र सिंह भाटी जी, और ये अभी इस समय काफी चर्चा में इसलिए रहे, जब ये अपना नामांकन करने गए थे तब इनके साथ इतनी भीड़ थी जो बड़े बड़े नेताओं के साथ भी इतनी भीड़ नहीं देखी जाती है। और उसी वजह से ये चर्चा में आ गए और मीडिया में छा गए। बट उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि आखिर बीजेपी ऐसे नए युवाओं के लिए मौका क्यों नहीं देती है, अपनी पार्टी से टिकट क्यों नहीं देती है। बट हाँ, इनकी ये वीडियो देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि बीजेपी वाले इन्हें टिकट क्यों नहीं देते हैं। एक तरफ महाराणा प्रताप है जिन्होंने पगड़ी की खातिर अपना शीश कटा लिया, और एक तरफ ये हैं जो मुगलों के चरणों में अपनी पगड़ी रखे जा रहे हैं। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, 50-50 बराबर है। तो भाई जिन्हें अब तक नहीं पता कि इस वीडियो का सार क्या था, तो आपके दिमाग के चच्चू खोलने के लिए आपको बता दूं कि कांग्रेस का कहना है कि अगर वो पार्टी सत्ता में आती है तो जो हिंदू है उनकी जितनी भी संपत्ति, यानी कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी, उनकी डेथ के बाद उनके बेटों को नहीं जाएगी, उसकी आधी संपत्ति ही उनके बेटों को जाएगी। और आधी संपत्ति पे जो गवर्नमेंट है यानी कि कांग्रेस है वो कब्जा करके बैठ जाएगी। और फिर हमारे देश में जो माइनॉरिटी यानी कि जो मुस्लिम है वो संपत्ति बांट दी जाएगी। लेकिन जो मुस्लिम समाज है उनकी संपत्ति नहीं ली जाएगी, उनकी पूरी की पूरी संपत्ति जैसे अभी उनके पास रहती है ऐसे ही आगे भी उनके पास ही रहने वाली है। लेकिन जो हिंदू है उनकी आधी संपत्ति जरूर मुसलमानों में बांट दी जाएगी। और इससे कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है वो साफ साफ समझ आ रहा है कि कांग्रेस देश को इस्लामिक मुल्क की ओर ले जाना चाह रही है। और सच में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई तो यही होने वाला है। कांग्रेस हिंदुओं को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर यही खेल खेलने वाली है, जैसा कि हमारे देश में आजादी के समय पर हैदराबाद में राजकारों ने खेला था। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग राजकारण नाम ये पहली बार ही सुन रहे हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। और इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि किसी के द्वारा आपको कभी बताया ही नहीं गया। जैसा कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उनका नरसंहार हुआ, ऐसा ही हैदराबाद में भी हुआ था। इस गांव के अब सारे मर चुके हैं। जो औरतें बची हैं अब उनसे निकाह करो और बच्चे पैदा करो, इससे हमारा खानदान बढ़ेगा। ऐश करो और हमारी तादाद को बढ़ाओ। जाओ। हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिली थी, और ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी। हमारे देश को इसकी बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और स्पेशली हिंदुओं को। जमीन की बादशाहत हमारी है। अगर हिंदू इस्लाम कबूल करता है तो रज़ाकार बनेगा, बगावत करता है तो मार दिया जाएगा। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारा देश कई रियासतों में बटा हुआ था, जिसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों के तहत देश में विलय कराया गया। सरदार कब्र के मुहाने पे खड़ा है और ये हरामखोर काफिर अपनी हिंदुस्तान में मर्ज होने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन उन दोनों हैदराबाद में एक रियासत ऐसी भी थी जो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थी। और फिर 1947 में अंग्रेजों से मिली आजादी के बाद हैदराबाद में एक बहुत ही भयंकर नरसंहार हुआ। धर्म परिवर्तन के नाम पर लाखों को मार डाला। मैं हैदराबाद को दूसरा कश्मीर नहीं बनने दूंगा।
इसके बारे में ना ही ज्यादा लोगों को पता है और ना ही कभी इसका जिक्र किया गया। और अब इतिहास की उसी दर्दनाक घटना को दर्शकों के सामने एक फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हैदराबाद नरसंहार पर आधारित पैन इंडिया फिल्म रजाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद 26 अप्रैल से सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। मैं यहाँ पर किसी भी फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कैसे हिंदुओं को मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, आसमानी किताब के नाम पर हमेशा प्रताड़ित किया गया है। उन पर कितने जुल्म किए गए, कितनी माओं की गोदें सूनी हो गई, कितनी बहनों के मंगल सूत्र उजड़ गए। घरों से मजहब के नाम पर जब मन करता हिंदुओं की बहन बेटियों को उठा ले जाते। बदलेंगे, धर्म बदलेंगे। बुर्का पहनने का आदत डाल दो। कल तक ये गांव इस्लाम में बदल जाना चाहिए। हर घर से अल्लाह अकबर की आवाज आनी चाहिए। बट आज अफसोस की बात कि हम इन सभी घटनाओं को भूलते जा रहे हैं, हमारे पुरखों के बलिदान को हम आज भूलते जा रहे हैं। और इस सबको याद रखना, अपने आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाना इसलिए जरूरी है कि फिर से हमारे देश में एक और कश्मीर ना हो, एक और हैदराबाद जिनोसाइड ना हो। मकबूल का हाथ लग गया तो ये छोटी बच्ची जवान हो जाएगी और शादी से पहले ही सब कुछ सीख जाएगी। आपको बता दें कि सरदार पटेल एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने हैदराबाद का भारत में विलय करवाया था। फिल्म निर्माता गुदुर रेड्डी जी का कहना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल फादर ऑफ हैदराबाद हैं। अगर वो ना होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता। Action from Delhi has turned into an Operation Polo. ना संधि ना समर्पण, युद्ध तो होगा। ये फिल्म 26 अप्रैल को पूरे भारत को हैदराबाद के साइलेंट नरसंहार की कहानी बताने आ रही है, जिससे आज आधे से ज्यादा भारत अनजान बना बैठा है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ ऐसा ना हो, आपकी आने वाली पीढ़ियों के साथ ऐसा ना हो, तो इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ देखने अवश्य जाइएगा। जय श्री राम। हम लोग बांग्लादेश से आए हैं और कई सालों से इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन हम लोग पास कुछ नहीं है। तो हम क्या करें? तुम्हारे जो घर का सामने वाला 2 कमरा है उसको खाली करो और हमारे नाम पे कर दो, और जाके घर में देखो कितना गहना है, वो सब ला करके 50-50 बांटो। और गाड़ी कितना है? 2 है, एक हम लोग को दे दो। मैंने खैरात में दे दे। हाँ। रुको देते हैं, रुको। भगा रहे हो ना, इस देश के सभी संसाधनों पे पहला अधिकार हमारा है। आने दो हमारे राहुल जी को शासन में, वो खुद हमें हिस्सेदार बनाएंगे तुम्हारे घर द्वार गाड़ी घोड़ा गहना और राशन में। ना तुम आएगा ना तुम्हारे राहुल जी आएंगे। देश छोड़ के भाग जाओ वरना पिछवाड़े पर लठ बजाएंगे। हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको मजाक लग रहा हो और ये वीडियो मजाक में बनाई भी गई है, बट अगर गलती से भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो आप तैयार रहिएगा अपना घर, जमीन, व्यापार, अपनी दौलत का आधा हिस्सा बांटने के लिए। और तब आपको इस वीडियो को देखकर हंसी नहीं आएगी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी। तो कृपया करके घरों में ना बैठे रहें, वोट देने अवश्य जाइएगा। हम कह रहे हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो जो है मंडे को जो है ममता बनर्जी जी बनेंगी, ट्यूसडे को अखिलेश यादव जी बनेंगी, और जो है वेडनेसडे को जो है कोई और नीचे साउथ से जो है स्टालिन बन जाएंगे। ऐसे कर करके थर्सडे को कोई और बनेगा और संडे को जो है राहुल जी बनेंगे, क्योंकि उस दिन काम नहीं होता। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। अगर गलती से भी इंडी गठबंधन सत्ता में आ जाता तो हमारे देश का कुछ ऐसे ही मजाक बनकर रह जाएगा। और मोदी जी ने भी इसको लेकर स्पष्ट कहा कि अगर गलती से भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती तो हमारे देश में हर साल एक नया प्रधानमंत्री बनेगा, यानी कि सब बारी बारी से देश को नोच खाएंगे। 29 में से 29 कमल खिलाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। आप लोगों की तरफ से कोई नंबर क्यों नहीं सामने रखा जा रहा है? ये एक जीतू जी बड़ा सवाल है। कितनी सीटें जीतेंगे? आपने 29 में से 29 का वादा किया क्या, दावा किया क्या? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि 29 से 29 जीतेंगे। रावण जैसी भाषा है ये, मत के अधिकार को चुनौती देती, लोकतंत्र के अधिकार को चुनौती देती है, वोट देने वाले का अपमान करती है। बात की इतने में से इतनी चाहिए, ये कहती है कि हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। ये रावण की भाषा है। कांग्रेस जीतेगी
प्रचंड बहुमत से जीतेगी, 101% जीतेगी, 145-50 सीट के ऊपर लाके जीतेगी। अच्छा पटवारी जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस जो 24 विधानसभा है, ये पूरा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसमें इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा जो कांग्रेस के 80-20 के रेशियो से बीजेपी। इसी को कहते हैं थूक कर चाटना, जो कि कांग्रेस और महागठबंधन की आदत सी है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अब हमसे क्या गलती हो गई सरकार? तू हिंदू पैदा हुआ, यही तेरी गलती है। इस्लाम कबूल कर ले, जिंदगी जन्नत हो जाएगी। लेकिन हमारा धर्म क्या रे? तेरा धर्म क्या रे? तेरा धर्म मंत्रों को छोड़ के कलमा पड़ेगा तो तेरी इज्जत बढ़ेगी इंशाल्लाह।